हेलो, नमस्कार, जय जोहार। कैसे हैं आप सभी? हमारे एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो आज भी हम आपके लिए सी टेट से संबंधित पेपर 2 साइंस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने वाले हैं और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट से इंक्लूड होंगे, ठीक है? तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हुँ, तो ये रहा आपके लिए आपका पहला सवाल। निम्नलिखित में से कौन-सा केवल पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में पाया जाता है? जंतु कोशिका में नहीं, यानी कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ऑप्शंस यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला क्या बोल रहा है? कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, और साइटोप्लाज्म। दूसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल और प्लास्टिड, जिसको लवक बोला जाता है। ऑप्शन अगला ऑप्शन है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। और अगला ऑप्शन है अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और गोल्जी का। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है, तो इसको इसमें से आपको ये बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है, कि निम्नलिखित में से प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, और वो जो पाया जाता है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाना है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, कोशिका झिल्ली और साइटोप्लाज्म। तो ये जो कोशिका झिल्ली और साइटोप्लाज्म होती है, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ओके, एक मिनट। हम्म तो ये जो कोशिका झिल्ली और साइटोप्लाज्म होते हैं, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। दोनों में पाया जाता है, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या बोला है? कोशिका भित्ति और प्लास्टिड। हाँ, कोशिका भित्ति, भित्ति से रिलेटेड यानी कि वॉल क्या बोला जाता है? उसको दीवार बोला जाता है। अब दीवार से संबंधित मतलब समझिए कि ये मजबूत होता है, तो ये क्या करता है कि सेल वॉल, जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में उसकी जो संरचना को मजबूती प्रदान करती है, ठीक है? तो ये कोशिका भित्ति ये पाई जाती है प्लांट सेल में। और प्लास्टिड, प्लास्टिड को क्या बोला जाता है? लवक। इसके अंतर्गत आपके क्लोरोप्लास्ट आएंगे, क्रोमोप्लास्ट आएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है कि इसको हम हरित लवक बोलते हैं ना, हरित लवक होता है। तो आंसर दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट ये होते हैं कि पौधों को या फिर पत्तियों में जो हरा रंग होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण पाया जाता है। अब अगला है केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। और लास्ट क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका और गोल्जिका, ये भी आपके दोनों में पाए जाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सेल वॉल और प्लास्टिड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। उस विटामिन को पहचानिए जो हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है और जिसकी कमी से रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है, वो होता है ना? तो पहला ऑप्शन क्या है? विटामिन बी। अगला क्या है? विटामिन सी। अगला क्या है? विटामिन डी। और लास्ट क्या है? विटामिन ए। तो आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या होगा, कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो विटामिन बी, बी फॉर क्या होगा? बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन बी की कमी से आपको कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। अगर किसी की बॉडी में विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो इससे क्या रोग होगा? बेरी बेरी। उसके बाद विटामिन सी, ये इसके द्वारा कौन सी रोग होती है? स्कर्वी, यानी कि जो मसूड़ों से खून वून आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो ये वही प्रकार उसी प्रकार की बीमारी होती है, इससे स्कर्वी रोग होता है। उसके बाद विटामिन डी, ये हड्डियों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या बीमारी बोल सकते हैं वो होती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रिकेट्स, है ना? रिकेट्स जो होता है या फिर हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है, वो विटामिन डी की कमी के कारण होती है, रिकेट्स। उसके बाद लास्ट है क्या? विटामिन ए। हाँ, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, या ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी रोग ये होता है ना? रतौंधी में क्या होता है कि आपको कम प्रकाश में या फिर रात की स्थिति में दिखना कम हो जाता है, फिर दिखना बंद हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लास्ट हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी रोग होती है। होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए आपका अगला सवाल। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाले मुख्य उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट क्या है? पहला क्या है?
केवल ग्लूकोज बनता है। दूसरा क्या है, ग्लूकोज पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अगला क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। और लास्ट क्या है, स्टार्च और नाइट्रोजन। तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या होने वाला है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? इस प्रक्रिया में पौधे जो होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं, है ना। सनलाइट की प्रेजेंस में पौधे अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं और इसके द्वारा आपको क्या क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है? इससे आपको ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त होता है ना। चलिए एक रिएक्शन करके देखते हैं पहले। इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है, 6CO2 ये इन्वॉल्व होते हैं और जल के अणु, और ये रिएक्शन के पश्चात यानी कि आपस में क्रिया करने के पश्चात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन, है ना, C6H12O6 और 6O2, ठीक है। इस ये आपका प्रोडक्ट होता है। तो इस प्रकार से आपको ग्लूकोज और ऑक्सीजन इसमें एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन। होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपके लिए आपका अगला सवाल। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या है, थायराइड ग्रंथि। दूसरा क्या है, पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। अगला क्या है, अग्नाशय या फिर पेनक्रियास। और लास्ट क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर जिसको एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है। तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके शरीर की जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, जैसे कि एड्रिनल हो गया या फिर थायराइड ग्रंथि हो गया, इनको ये संतुलित करने का या फिर कंट्रोल करने का काम करता है। जितने भी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये क्या करता है, जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है ना, इनको कंट्रोल करने का काम करता है। इनको कंट्रोल करने का या फिर संतुलित करने का काम करता है। और ये क्या होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये आपके या फिर मनुष्य के मस्तिष्क के निचले हिस्से में जो हाइपोथैलेमस होता है उसके ठीक नीचे स्थित होता है। और इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप मतलब एक मटर के आकार का होता है, बस बहुत छोटी पाई जाती है ना, छोटी होती है। शेप होता है एकदम मटर के आकार का, मटर के आकार का पाया जाता है, ठीक है। और अग्न्याशय जिसको पेनक्रियास बोला जाता है, इससे इंसुलिन स्रावित होता है जो कि आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और एड्रिनल इससे जो क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि, इससे एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए आपका अगला सवाल। मेंढक के लावा यानी कि टेडपोल को वयस्क मेंढक में बदलने यानी कि कायांतरण या फिर जिसको मेटामोर्फोसिस का प्रोसीजर कहा जाता है, इसके लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? पहला क्या है, इंसुलिन। दूसरा थायरोक्सिन। तीसरा एड्रेनालिन और चौथा टेस्टोस्टेरोन, ठीक। तो मेंढक के लार्वा यानी कि टेडपोल को वयस्क मेंढक में बदलने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन ये कहाँ से सीक्रेट होता है? ये होता है आपके थायराइड ग्रंथि से, है ना, थायराइड ग्रंथि। ये कहाँ पाया जाता है? आपके गले में पाया जाता है। तो ये थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन इसका रिलीज होगा, जिसकी वजह से ये जो मेंढक का लार्वा है जिसको टेडपोल बोला जाता है, उससे ये वयस्क मेंढक में बदलता है या फिर परिवर्तित होता है। इंसुलिन ये ये तो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए जरूरी होता है। एड्रेनलिन ये, एक मिनट इसको लिख ही देती हूँ, इंसुलिन ये ब्लड शुगर कंट्रोल करता है ना, पिछले क्वेश्चन भी हमने देखा था, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। उसके बाद एड्रेनालिन यह क्या करता है, इसको फ्लाइट एंड फ्लाई, मिनट लिख देती हूँ, ये आपके शरीर में जो तनाव वगैरह होता है या फिर आपातकालीन स्थिति होती है, जब आपके माइंड में उथल पुथल मचे रहता है, तो उस स्थिति में ये क्या करता है, उसको कंट्रोल करने का या फिर संतुलित करने का काम करता है एड्रेनलिन ग्रंथि। और टेस्टोस्टेरोन ये क्या होता है? ये मेल सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। कथन ए बोल रहा है, अमीबा अपने कूट पादों
यानी कि सीडोपोडिया की सहायता से भोजन पकड़ता है। और इसका रीजन क्या है? कूटपाद अमीबा के शरीर पर पाए जाने वाले स्थायी यानी कि परमानेंट अंग होते हैं या फिर अंग हैं। तो कथन देखिए पहला, अमीबा अपने कूटपादों की सहायता से भोजन पकड़ता है, बिल्कुल सही है। ये अमीबा जो होते हैं सीडोपोडिया की सहायता से भोजन पकड़ते हैं। अमीबा क्या होता है? एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है ना। यहाँ पे पेंसिल कर देते हैं। हम्म, अमीबा क्या है? पहला वाला कथन तो बिल्कुल सही है। ये क्या है? एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव। ये भोजन को पकड़ने के लिए अपने कूटपादों का यूज करता है। कारण देखिए, कारण क्या बोल रहा है कि कूटपाद अमीबा के शरीर पर पाए जाने वाले स्थायी अंग है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अमीबा के शरीर में पाए जाने वाले ये जो अंग होते हैं ये स्थायी नहीं होते। जब इनको भोजन पकड़ना होता है या फिर गमन या फिर गति करना होता है, इस स्थिति में ये उंगली नुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिससे ये भोजन पकड़ते हैं या फिर गति करते हैं। तो हमारा रीजन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको? हाँ, ऑप्शन नंबर तीसरा में दिख रहा है। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो आंसर ये वाला हो जाएगा। होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए आपका अगला सवाल। जब बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला जो सोडा होता है को नींबू के रस में मिलाया जाता है तो बुदबुदाहट के साथ कौन सी गैस निकलती है? जब बेकिंग सोडा, जिसको खाने का सोडा बोला जाता है, को नींबू के रस में मिलाया जाता है तो बुदबुदाहट के साथ कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बेकिंग सोडा जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का? NaHCO3। ठीक है। जब इसको नींबू के रस यानी कि सिट्रिक एसिड के साथ मिलाया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है सिट्रिक एसिड का? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, C6H8O7। ठीक है। जब इन दोनों का रिएक्शन कराया जाता है तो क्या, क्योंकि देखिए जो बेकिंग सोडा होता है ये क्या है? एक प्रकार का बेस है ना, बेस है। और सिट्रिक एसिड नींबू का रस ये खट्टा होता है। अब खट्टा ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? अम्ल की होती है। तो ये क्या है? एसिड है या फिर अम्ल है। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा, एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, तो क्या प्राप्त होगा? तो इससे एक सॉल्ट बनता है या फिर लवण बनता है। ठीक है, सॉल्ट का निर्माण होगा या फिर लवण, जिसको हिंदी में बोलते हैं। और क्या प्राप्त होगा और क्या निकलता है इसके साथ? CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब ये रहा अगला सवाल। कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर CO गैस मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक क्यों है? ये पूछ रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक क्यों होता है? ऑप्शन नंबर पहला है यह ओजोन परत को नष्ट कर देती है। दूसरा क्या बोल रहा है? यह हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देती है। अगला क्या है? यह अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। और अगला क्या है? इसकी प्रकृति बहुत तीखी और बदबूदार होती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आप मुझे बताएं। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड मानव गैस के लिए अत्यधिक, मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। इसका रीजन क्या होगा कि यह, इसका आंसर होना चाहिए यह हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देती है। चलिए इसका रीजन पहले समझ लेते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो देखिए, जब CO या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होता है श्वास के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो ये हीमोग्लोबिन में क्या करती है? उसके साथ ब्लड के साथ मिलकर के बहुत ज्यादा तेजी से क्या करती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करने लगती है। और ये नॉर्मल ऑक्सीजन की अपेक्षा में 200 गुना ज्यादा तेजी से आपके ब्लड के साथ रिएक्ट करती है या फिर उसके साथ मिलती है। और क्या करती है? ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देती है। अब ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देगी तो आपके बॉडी में क्या होगा? अन्य पार्ट्स में ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं हो पाएगा, आपके शरीर के अन्य हिस्सों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा? सांस की प्रॉब्लम होगी और व्यक्ति के लिए ये घातक साबित होगी। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। जब धातुएं यानी कि मेटल तनु अम्लों यानी कि डाइल्यूट एसिड्स के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? पहला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन, दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हाइड्रोजन और लास्ट क्या है? नाइट्रोजन। तो धातुएं, धातुएं में मुख्यतः क्या होती है? बेसिक नेचर की होती है ना। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, यहाँ पे धातुएं यानी कि मेटल जो है मुख्यतः बेसिक नेचर के होते हैं। मान के चलिए इसको मैं यहाँ पे बेस लिख दे रही हूँ, है ना, या फिर बेसिक नेचर आप समझ जाइएगा। उसके बाद तनु अम्ल,
ये एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगी तो ये क्या बनेगा, इससे सॉल्ट। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है ना। तो जब ये सॉल्ट का निर्माण करेगा तो इसमें बोला है कि कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए पहले एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। मेटल में अगर हम लेंगे जिंक, ठीक, उसके बाद एसिड में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेंगे HCl, यहाँ पे 2 अणु लेंगे। तो जब जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, ZnCl2, और H2 गैस रिलीज होगा। तो इससे क्या प्राप्त हुआ हमको, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, ये फिजिक्स से संबंधित है। ओमेगा के 6 ओमेगा के 3 प्रतिरोधों यानी कि रजिस्टर्स को समानांतर क्रम यानी कि पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा गया है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 6 ओमेगा के 3 प्रतिरोधों को आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो चलिए पहले समांतर प्रतिरोध समांतर क्रम वो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं पहले। यहाँ पे 6 ओमेगा के 3 प्रतिरोध बोला है, इसको पैरेलल जोड़ना है। तो यहाँ पे अगर मान चलिए इसको हम R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोलते हैं और इसको R3 बोलते हैं। इसका अगर आप शॉर्टकट में अगर देखें तो 6 ओमेगा के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ये क्या होते हैं, आपस में बढ़ जाते हैं आधे आधे भाग में। तो 6 है, तो यहाँ पे R1 में हाफ यानी कि 2 रह जाएगा, फिर R2 में 2 रह जाएगा, फिर R3 में 2 रह जाएगा। इसका नॉर्मल शॉर्टकट फॉर्मूला हो जाएगा RQN, सॉरी यहाँ पे मिटा देती हूँ पहले इसको। R/N, तो यहाँ पे प्रतिरोध दिया हुआ है 6/N। ये 3 प्रतिरोध के बारे में बोला गया है, तो 3। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2 प्राप्त होगा। तो 2 ओमेगा, ठीक है, इस फॉर्म में आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, अब अगर इसको श्रेणी क्रम में दिया जाएगा तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, श्रेणी क्रम का भी देख लीजिए। श्रेणी क्रम में रहेगा तो क्या करना है, पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। श्रेणी क्रम में एक ही लाइन में रहता है ना। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो इसको क्या करेंगे, अब एक ही लाइन में तो इसको जोड़ना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, ठीक है। तो इसको आप जोड़ोगे तो 6 प्लस 6 प्लस 6, ठीक है। तो इसको आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो अगर आप श्रेणी क्रम में इसको जोड़ोगे तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 18 ओमेगा। लेकिन इसको समानांतर क्रम में पूछा है तो वो डिवाइड हो जाता है, मतलब बराबर भागों में बट जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 ओमेगा। लेकिन श्रेणी क्रम में होगा तो ये 18 ओमेगा हो जाएगा। होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए आपका अगला सवाल। ध्वनि तरंगे यानी कि साउंड वेव्स जो होती है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तीव्र गति से यात्रा करती है। पहला ऑप्शन क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में, अगला क्या है पानी में, अगला क्या है लोहे की छड़ में, और लास्ट क्या है निर्वात में। तो इतना ध्यान रखिएगा कि ध्वनि की जो तरंगे होती है निर्वात यानी कि वैक्यूम में बिल्कुल भी गमन या फिर गति नहीं करती हैं। इन्हें गति या गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती ही है। बिना माध्यम के ये गमन या फिर गति नहीं कर सकते हैं। तो ध्वनि की तरंगे किस माध्यम में सबसे ज्यादा तीव्र गति से यात्रा करती है, तो वो हो जाएगी यहाँ पे लोहे की छड़ में, है ना। देखिए ध्वनि की तरंगे जो गति करने का इसका क्रम होता है, पहले सबसे ज्यादा होता है ठोस में, उसके बाद होता है द्रव में, उसके बाद होता है क्या, गैस में। तो सबसे ज्यादा ठोस में होगा क्योंकि इसके एक तो पार्टिकल्स नजदीक रहेंगे
तो ध्वनि की तरंगें तीव्र गति से इसमें गमन करेंगी, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, लेकिन निर्वात में इसमें बिल्कुल भी गमन नहीं करेंगी, क्योंकि इसको गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती ही है। ये रहा अगला सवाल। एक व्यक्ति जो होता है समतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है, यदि वह 0.5 मीटर पीछे हट जाता है तो व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की कुल दूरी क्या होगी? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, 2.5 मीटर, अगला क्या है 5 मीटर, अगला क्या है 3 मीटर और लास्ट क्या है 4 मीटर। तो देखिए, समतल दर्पण का क्या गुण होता है कि या आभासी और सीधा प्रतिबिंब देता है ना। आभासी सीधा सीधा प्रतिबिंब देगा, और इसका जो आकार रहेगा, मतलब वास्तविक वस्तु की जो आकार होती है, वैसे ही इसका प्रतिबिंब में भी उतना ही आकार देखने को मिलेगा। और पहले इसको ड्रॉ कर लेती हूँ ना क्वेश्चन को। ये मान के चलिए क्या है, समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। चलिए क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति जो होता है समतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर खड़ा रहता है। ये 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है, यहाँ पे मान के चलिए 2 मीटर। यदि वह 0.5 मीटर पीछे हट जाता है, अच्छा थोड़ा सा अगर ये पीछे हट जाए, चलिए सीधा 2.5 मीटर का ही डिस्टेंस बना लेते हैं मिटा के पहले। मान के चलिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2.5 मीटर। तो व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब की बीच की कुल दूरी क्या होगी? तो इस स्थिति में नॉर्मली जो प्लेन दर्पण का गुण होता है, ये बोल सकते हैं कि वस्तु से दर्पण तक की उसकी जितनी दूरी होती है, तो प्रतिबिंब से वस्तु तक की दूरी भी उतनी ही होगी, यानी कि दोनों को हमको क्या करना है, एड ऑन करना है। तो देखिए, यहाँ से वस्तु या फिर व्यक्ति से दर्पण तक की दूरी 2.5 मीटर है, तो उसका दर्पण का प्रतिबिंब भी उससे 2.5 मीटर पीछे ही आगे, मतलब पीछे बनने वाला है। तो यहाँ से भी 2.5 मीटर का डिस्टेंस आप देख लीजिए। तो इसका डायग्राम यहाँ पे बनेगा, सामने मतलब 2.5 मीटर और इधर भी 2.5 मीटर। तो आप इन दोनों को क्या करोगे, ऐड ऑन करोगे, 2.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 5 मीटर, यानी कि 5.0 या फिर 5 मीटर। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर दूसरा में 5 मीटर। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं। आंसर क्या निकल के आया है, आंसर निकल के आया है यहाँ पे 5 मीटर। ठीक है, जब व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पे खड़ा रहता है, फिर वो आधा मीटर पीछे हट जाता है, तो टोटल 2.5 मीटर हो जाएगा। तो व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब की बीच की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो 2.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा, 5 मीटर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार की डाउट हो तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, और अभी तक हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।